वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यू मॉडल पेपर में राजनीति विज्ञान के अर्थात ये पॉलिटिकल साइंस का नवीनतम मॉडल पेपर है, जिस मॉडल पेपर के माध्यम से हम लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अभी कल परीक्षा लगी हुई है कानपुर विश्वविद्यालय की, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की, जो कि कानपुर में कल्याणपुर में स्थित है। तो उससे एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। इसी श्रृंखला में सोशियोलॉजी का आप लोगों ने देखा होगा, एजुकेशन का आपने मॉडल पेपर देखा होगा। हालांकि पॉलिटिकल साइंस के भी पहले से मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़े हुए, हमारा दूसरा चैनल है BA करेकर यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हालांकि अब एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हमारा जो मेंबरशिप वाला ऑप्शन है वो ज्वाइन वाला ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है, तो आप मेंबर बन सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के। ठीक है, उसमें आप जाएंगे तो आप ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में प्रोसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, आप उस जो है मेंबर अगर आप बनेंगे चैनल का तो उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट होता है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि राजनीति विज्ञान की अगर बात की जाए तो इसमें आपको BA सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना होता है। और जब हम पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं तो हिंदी में हमको नाम आता है राजनीतिक सिद्धांतों का। कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की। तो उन अवधारणाओं और उन सिद्धांतों से जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक तौर पर कहें, सीधे तौर पर तो ये रिवीजन क्लास है और ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए रिवीजन क्लास है। हालांकि लिखित वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर में जो छात्र छात्र हमारे हैं, चाहे किसी विश्वविद्यालय से हैं, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको यही पढ़ना है। लेकिन कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा कल लगी हुई है और ख़ास करके आप लोगों के लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि सर जी कुछ और इस समय कुछ न्यू वीडियोस दीजिए। तो मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो के कुछ वीडियो में, मैं विश्वास नहीं रखता कि कई वीडियो में बनाऊँ छोटा छोटा। अब इसी वीडियो के कंटेंट को, लगभग इतने प्रश्नों को अगर मैं चाहता तो 15 वीडियो बना देता या 10 वीडियो के माध्यम से आपको बता देता। भाई 15-15 प्रश्न, 20-20 प्रश्न मैं रखता ऑब्जेक्टिव टाइप के, और आप आसानी से देखते भी उसको। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको आसानी भले ही ना हो, आपको टाइम लगे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने में, लेकिन उससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और 1-2 वीडियो के माध्यम से ही आप संपूर्ण परीक्षा की तैयारी करना आपके लिए आसान हो सके और आप अच्छे नंबर पा सके परीक्षा में। इसके लिए मैं तैयारी करवाता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाता हूँ। तो आइए उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। आप पेपर उठा करके मिला लीजिएगा कल। ठीक है, चले मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी। आपको ऑप्शन ए दिया है अनुभवात्मक, बी दिया है निगमनात्मक, सी दिया है आगमनात्मक और डी दिया है तुलनात्मक। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक पद्धति जो है ये प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, किस विचारक ने आगमनात्मक पद्धति की शुरुआत करी थी, प्लेटो, अरस्तु, रूसो या हीगल। बताएं, ये सब विद्वान ही हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं और प्राचीन काल के विद्वान हैं। तो ऐसा कौन सा विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति जो है उसकी शुरुआत करी थी। तो आगमनात्मक पद्धति की शुरुआत करी थी अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। और निगमनात्मक पद्धति बात की जाए तो वो प्लेटो से रिलेटेड है। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को ना। बिल्कुल, एक पुस्तक है, आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आपकी परीक्षा में पूछी भी जा सकती है उस पुस्तक के बारे में। कौन सी पुस्तक है, स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज एक पुस्तक है, इसको लिखा है मॉन्टेस्क्यू महोदय ने। उसको आप बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पिछली बार पूछा गया है 2022 वाली परीक्षा में। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लगाएंगे मॉन्टेस्क्यू। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हर्बर्ट स्पेंसर किस अध्ययन पद्धति से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे वो जीव शास्त्रीय अध्ययन पद्धति से रिलेटेड है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। अच्छा, मैं यहाँ पर 200 प्रश्न से अधिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लगभग 180 से 90 प्रश्न जो है हमारे वीडियो में होंगे आपको, लेकिन लगभग 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न मैं वैसे बीच बीच में बताता रहूँगा जो 2022 में पूछे गए हैं प्रश्न, या एक प्रकार से आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मुझे टाइम नहीं मिला कि उनको मैं इंक्लूड कर सकूँ, उनको मैं बताता हुआ चलूँगा। ठीक है,
प्रश्न क्या है, किस विचारक ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया? प्लेटो, रूसो, कार्ल मार्क्स या फिर जे.एस. मिल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न क्या है भैया, किसके अनुसार संपूर्ण राजनीति जो है वो इतिहास का दर्शन है? ग्रीन ने कहा था, अरस्तू ने कहा था, हीगल ने कहा था या लास्की ने कहा था? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, इतिहास की फिलोसॉफी है, ऐसा कहने वाले विद्वान हैं लास्की। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं लास्की, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार, ये एक पुस्तक का नाम है। आधुनिक सरकारों के सिद्धांत यानी मॉडर्न गवर्नमेंट, मतलब कि थियरी ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट एंड बिहेवियर। इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया, बताएं। तो इस पुस्तक को लिखा था, किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान है हरमान फाइनर। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं हरमान फाइनर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे फाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है, परीक्षा में कई बार ये अधिकतर विश्वविद्यालयों में प्रश्न पूछा गया, डीडीयू से लेकर के अन्य विश्वविद्यालयों में सेकंड सेमेस्टर में। मॉडर्न डेमोक्रेसी, अच्छा याद आ गया मुझे डीडीयू से कि डीडीयू का जो पेपर है, पर्चा है सेकंड सेमेस्टर का, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है। तो 2 पर्चे वहाँ पर होते हैं और दोनों पर्चों के यानी 40 क्वेश्चन एक पर्चे में और 40 क्वेश्चन दूसरे पर्चे में, यानी कि 80 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर में पूछे गए, उसको मैंने सॉल्व करवाया है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया, तो उसको भी देख लीजिएगा। और एक मॉडल पेपर ऑलरेडी पहले से मैं दे चुका हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो बहुत सारे प्रश्न आपके वैसे तैयार हो जाएंगे। हालांकि इस वीडियो से भी लगभग आपका काम हो जाना है, लेकिन अगर आप देखना चाहें, टाइम है आपके पास तो देख सकते हैं। ठीक है, आपका ही फ़ायदा होगा। अब प्रश्न क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो पुस्तक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी माने होता है लोकतंत्र, ठीक है, और मॉडर्न माने होता है आधुनिक। तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, एक पुस्तक और आपसे पूछी जा सकती है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ। अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो पुस्तक है उसको भी लॉर्ड ब्राइस ने ही लिखा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ में आ रही चीज़ें। अच्छा, व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के समर्थक कौन कौन होते हैं भाई? व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के जो समर्थक हैं डेविड ईस्टन और लासबेल महोदय हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न है, निम्न में से कौन दार्शनिक पद्धति का समर्थक नहीं है? यानी 3 विद्वान इनमें से ऐसे हैं जो कि दार्शनिक पद्धति के समर्थक हैं, 1 विद्वान ऐसे हैं जो कि दार्शनिक पद्धति के समर्थक नहीं हैं। तो देखिए, दार्शनिक पद्धति के समर्थक में प्लेटो, बोसांके और रूसो का नाम आता है, जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो ऐतिहासिक पद्धति से रिलेटेड है, इसीलिए आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया? तो मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए उन विद्वान का क्या नाम है भैया? ग्राहम वॉलास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राहम वॉलास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की जीवशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान की जीवशास्त्रीय, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जीवशास्त्रीय पद्धति की अगर बात की जाए तो आप लगाएंगे किसको? हर्बर्ट स्पेंसर अगर होगा ऑप्शन में तो वही लगेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बड़ी ज़बरदस्त पुस्तक है, टॉमस मूर की पुस्तक का नाम है यूटोपिया या फिर यूटोपिया। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न ये पूछे यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लगाएंगे क्या भाई? टॉमस मूर हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया कि टॉमस मूर की जो पुस्तक है यूटोपिया, उसका संबंध किस अध्ययन पद्धति से है? वैज्ञानिक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक या दार्शनिक? तो इसका जो संबंध है टॉमस मूर की यूटोपिया पुस्तक का, उसका संबंध किससे भैया? दार्शनिक पद्धति से है, फिलोसॉफिक मेथड से है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी अगले प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ओके, चले जानने का प्रयास करते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। देखें सभी लोग, एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे ताकि इसी प्रकार से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले,
प्रश्न है आपका, प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान, क्या है भाई प्रश्न, किसने कहा राजनीति विज्ञान के बिना, एक मिनट रुकेंगे, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। देखिए, इतिहास जो है राजनीति विज्ञान की जड़ है और उसी जड़ से निकला तना, और उस तन में जो फल फूल फल रहे हैं वो राजनीति है। मतलब इतिहास जो है वो राजनीति का एक प्रकार से मूल है, आधार है, जड़ है, और जो फल है, जो पत्तियां हैं उस पे, जो तने हैं, जो डालियां हैं, वो सब राजनीति विज्ञान है। तो इतिहास, चूँकि इतिहास से कई सब्जेक्ट रिलेटेड हैं। आप इतिहास जब पढ़ते तो उसमें सामाजिक इतिहास पढ़ते हैं, जब आप इतिहास पढ़ते तो आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक कई प्रकार की चीज़ों के, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, तमाम प्रकार के इतिहास के बारे में फोकस करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसी श्रृंखला में जब बात होती है इतिहास से संबंध की किसी अन्य कलात्मक विषय से, यानी कि अन्य मानवीय ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से, तो उसमें राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध बड़ा घना संबंध होता है। और इसी दृष्टि से राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। क्योंकि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो अधिकतर पुस्तकों में, आप लोग बीए कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना होता है, अधिकतर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब उसमें सन दिया होता है कि इतने सन से लेकर के इतने सन तक, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़नी होती है। तो प्रश्न ये बड़ा ज़बरदस्त है, कथन है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई फल नहीं है। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन सीले महोदय का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है। किसके अनुसार इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो इसको लीकाक महोदय ने कहा था। ये कथन किसने कहा था, लीकाक महोदय ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। और पहला प्रश्न जो इससे पहले मैंने बताया ये वाला कि भाई इतिहास जो है राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है, ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आपकी बार। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अनुसार राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित हैं। ये भी प्रश्न ज़बरदस्त से पूछा भी गया है। किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान की जो जड़ें हैं वो मनोविज्ञान में ही निहित हैं। ऐसा कहने वाले विद्वान हैं लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र जो है अखंड हैं, यानी कि इनका खंड नहीं किया जा सकता है और एक तस्वीर के पहलू हैं, मतलब एक ही तस्वीर के ही हिस्से हैं राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र। क्योंकि समाज शास्त्र का एक पहलू होता है राजनीति, समाज चूँकि सामाजिक संबंधों का जाल होता है और सामाजिक संबंधों में एक संबंध पॉलिटिकल संबंध होता है, राजनीति का संबंध होता है। तो पॉलिटिकल साइंस की विषय वस्तु छोटी है अपेक्षाकृत समाज शास्त्र की, समाज शास्त्र की विषय वस्तु बड़ी है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र अखंड हैं और एक तस्वीर के पहलू हैं, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है कैटलिन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके आ गया है, मतलब आ सकता है और स्क्रीन पर आपके आ चुका है। प्रश्न है, किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। प्रश्न क्या है, किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का जो निश्चय होता है वो आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं, ऐसा किसने कहा था, तो यह कथन जो कहने वाले विद्वान हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स, जो कि ऐतिहासिक पद्धति के समर्थन करते हैं वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं कार्ल मार्क्स, द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, और कहते हैं कि अब तक का इतिहास जो रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये बात कहते हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स चूँकि जब ये सारी बातें कहते हैं तो ये भी बात ही कहते हैं कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय जो होता है वो इकोनॉमिक जो सिचुएशंस होती हैं, जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं वही करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे वीडियो को। प्रश्न अगला आपका स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट्स इंस्टाग्राम पर आप सर्च करिएगा, आप वहां से हमको जा करके फॉलो कर सकते हैं अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम चलाते हैं तो। ठीक है, चलें, वहाँ पर भी आपको पोस्ट वगैरह मिलती रहती है। चलें, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो
अर्थशास्त्र पुस्तक सभी को पता होगा और ये हर बार हर यूनिवर्सिटी में परीक्षा में प्रश्न आता एकदम से तय है आना, चाहे सोशोलॉजी की बात की जाए, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए या अन्य किसी भी मतलब कि उसकी बात की जाए। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, ये पुस्तक नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, आपको लगता होगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रशासनिक मामलों से लेकर के पॉलिटिकल मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करती है पुस्तक। और ये पुस्तक जब लिखी जा रही थी तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, और उन्होंने ही पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स नाम की पुस्तक यानी अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नागरिक शासन पर द्वितीय लेख, ये भी एक पुस्तक का ही नाम है। नागरिक शासन पर द्वितीय लेख, इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। देखें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान व भूगोल के बीच में घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट किया है? तो ऐसा किस विचारक ने किया भैया, बताएं, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान व भूगोल के बीच में घनिष्ठ संबंध स्पष्ट किया है? तो वो विद्वान है बोंदा, जीन बोंदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो लगभग 18वीं शताब्दी या जो है 18वीं शताब्दी के आसपास मानेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। यूनेस्को ने किस वर्ष राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को रूमिल यानी शामिल करने की वकालत करी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं और इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे मतलब गले में थोड़ा दिक्कत है और इसीलिए आवाज़ थोड़ा मोटी टाइप की लग रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोग उसको मैनेज करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग हमेशा हमारा साथ देते हैं और इसी प्रकार से आप साथ देते रहेंगे। चलें आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ओके, और चलें जानने का प्रयास करते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न आपसे कह रहा है, राज्य जो होता है, राज्य क्या है भाई? राज्य कुलों यानी परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो पूर्ण और मतलब कि आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है राज्य का उद्देश्य, या राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है और उस समुदाय का जो पूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है कि आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। ऐसा किस विद्वान ने कहा था? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन भी बड़ा फेमस है और परीक्षा में कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये कथन कहा था मुसोलिनी ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके आ चुका है स्क्रीन पर आपके। प्रश्न है, रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो रूसो जो है कितना स्वीकार करते हैं भैया? एक राज्य की जनसंख्या लगभग 10,000 होनी, वो बताते हैं रूसो कि भाई इतनी जनसंख्या होगी तो एक आदर्श राज्य कहा जाएगा, एक आइडियल स्टेट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे विद्वान है प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की या उन्होंने राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उन्होंने कितना बताया प्लेटो ने? तो प्लेटो ने 5040 यानी लगभग ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है 5040 लोग अगर एक राज्य में निवास करते तो इतना होना चाहिए। जबकि अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? देखिए नैतिकता ये एक तत्व नहीं, जबकि निश्चित भूभाग का होना परम आवश्यक है राज्य में, एक सरकार का भी होना परम आवश्यक है और एक संप्रभुता यानी राज्य की संप्रभुता भी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी अगर नहीं होगी तो दूसरा अगर सरकार दूसरे देश की सरकार हमारे देश की सरकार को अपने कब्जे में चलाएगी तो फिर वो देश एक प्रकार से राष्ट्र या एक राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य तभी वो कहलाएगा जब वो सॉवरेन होगा, अर्थात वो एक प्रकार से संप्रभु होगा, आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी दूसरे राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय स्वतंत्र होकर के खुद लेगा, राजा आपका सरकार का मुखिया लेगा। तो ऐसे ये होता है राज्य के एक प्रकार से तत्व, ठीक है।
नैतिकता राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है। देखिए भारत, पाकिस्तान और भूटान ये तीनों राज्य हैं। अब यहाँ पर अगर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं और राज्य की बात यहाँ पर अगर हो रही है तो यहाँ पर राज्य का सीधा सा मतलब क्या होता है, राज्य का सीधा सा मतलब होता है देश से। तो इसमें देखिए भारत भी एक देश है, पाकिस्तान भी देश है और भूटान भी एक देश है, जबकि उत्तर प्रदेश क्या है, ये एक प्रकार से एक प्रदेश है। हम लोग तो इसको राज्य कहते हैं लेकिन ये एक प्रदेश है अगर देखें वास्तविक भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का मतलब देश से लिया जाता है, स्टेट का मतलब एक प्रकार से देश से लिया जाता है, कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आपका होता है सॉवरेनिटी, ठीक है। संप्रभुता अगर किसी देश की नहीं तब तक वो राष्ट्र नहीं कहलाए। जनसंख्या आप रहो, जनसंख्या है, सरकार है, निश्चित भूभाग है, तो आप अराजकता में जी रहे हैं। अगर सरकार नहीं है तो अराजकता में जी रहे हैं, सरकार हो गई तो राजकता तो है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से अगर सॉवरेनिटी नहीं है तो एक राज्य कहलाने योग्य वो जनता, वो सरकार, वो निश्चित भूभाग नहीं हो पाएगा कभी। तो संप्रभुता का होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, वर्तमान समय में राज्य की सबसे मान्य परिभाषा किसने दी है। तो वर्तमान समय में जो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा या एक प्रकार से जो सबसे मान्य परिभाषा है वो किसने दी है भैया, वो परिभाषा दी है गार्नर महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और परीक्षा में हर बार अधिकतर या लगभग सभी विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा ही गया रिपब्लिक वाला। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है भैया, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, आ चुका है परीक्षा में। देखिए प्रश्न क्या है, किसने कहा था कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। ऐसा कहने वाले विद्वान है गैटिल महोदय और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया बात। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें एक बार लाइक करेंगे वीडियो को और सभी जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ओके चलें आगे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध के रूप में कौन सा दार्शनिक चित्रित करता है। बताएं, प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ युद्ध हुआ करता था, ऐसा कौन बताता है। देखिए हाब्स, लॉक और रूसो ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सामाजिक समझौते से जुड़े हुए हैं, जबकि मैकियावेली ये राज्य के बारे में बताते हैं लेकिन वो प्राकृतिक अवस्था के बारे में नहीं बताते। तो मैकियावेली वैसे कट गए। रूसो महोदय जो हैं वो लॉक और हॉब्स की बातों को मिला करके कहते हैं, ये भी हटा दो। तो बचे आपके लॉक और हॉब्स। तो लॉक और हॉब्स की अगर बात की जाए तो हॉब्स महोदय जो है उनके जो प्राकृतिक अवस्था का मानव है वो झगड़ालू है, वो लड़ता है। मतलब कि राज्य जब नहीं बना था, स्टेट जब नहीं था, तो राज्य से पहले जो व्यक्ति रहा करते थे, समाज से पहले, तो वो भी व्यक्ति रहा करते थे, लेकिन उस व्यक्ति में मतलब एक राज्य नहीं होने के पहले की स्थिति प्राकृतिक अवस्था कही जाती है पॉलिटिकल साइंस में। और हॉब्स महोदय उसको क्या कहते हैं कि हॉब्स महोदय का मानना था कि जब राज्य नहीं था तो लोग लड़ते भिड़ते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे और इसी कारण से फिर आकर के समझौता करते और उसी को सामाजिक समझौता कहा गया। तो ये हॉब्स महोदय, इसका लगेगा ऑप्शन नंबर सी। लॉक महोदय का जो प्राकृतिक अवस्था का मानव है वो पढ़ा लिखा, वो सुशील है, वो लड़ाई भिड़ाई नहीं करता, ईर्षा द्वेष नहीं करता, छल कपट से परे है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रॉबर्ट फिल्मर और इंग्लैंड का राजा जेम्स किस सिद्धांत के समर्थक थे भैया, बताएं। तो ये लोग जो किस तत्व मतलब किसके समर्थक थे, ये दोनों जो है ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थन में आते हैं। रॉबर्ट फिल्मर और इंग्लैंड के राजा थे जेम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब दैवीय उत्पत्ति में कहते हैं कि भाई राजा जो है, राजा को एक दैवीय शक्ति मानते थे ये लोग। अगला प्रश्न है, राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हैं। तो राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था जो मानते हैं वो कौन से विचारक हैं भैया, वो उन विचारकों का नाम है रूसो, कांट और हीगल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा यहीं पर एक प्रश्न ऐसे आपको घुमा करके पूछ लेगा कि राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारकों में किसका एक नाम शामिल नहीं है। आपको तीन ऑप्शन देगा, रूसो, कांट और हीगल दे देगा, एक ऑप्शन आपको बेंथम दे देगा।
ठीक है, तो व्यंतम वाला आपका नहीं होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, लाक महोदय क्यों कहते कि भाई समझौता क्यों हुआ था? समाई समझौते का सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में आता है, और ऐसा किसने कहा था? लाक महोदय के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके अलावा पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत हो सके, शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसीलिए लोगों ने समझौता किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने कहा कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज जो होता है वही राज्य बनता है? मतलब समय बीतने पर समाज ही राज्य बन जाता है। तो रक्त संबंध जो होता है समाज को जन्म देता है, और कालांतर में समय बीतने के साथ समाज जो होता है वो राज्य को जन्म देता है। यह कथन किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कथन कहा था मैकाइबर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा इनमें से? बताएं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत? इन चारों में से राज्य की उत्पत्ति का सबसे ज़बरदस्त तरीका, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा भैया? तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो है विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया विकासवादी सिद्धांत वाला। अगला प्रश्न है, राज्य के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के विकास में सहायक नहीं है? यानी 3 तत्व सहायक हैं, तो कौन सा तत्व सहायक नहीं भैया? ईश्वरीय इच्छा सहायक नहीं है, बाकी रक्त संबंध, आर्थिक परिस्थितियां और युद्ध, ये तीनों जो हैं वो विकास में सहायक तत्व हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे ए ऑप्शन, ईश्वरीय इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेफ्लावर पैक्ट का संबंध किससे है? तो बताएं, मेफ्लावर पैक्ट का संबंध किस सिद्धांत से भैया? तो इसका संबंध जो है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई प्रश्न आपसे यहाँ से बनते हैं। एक तो एक पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक का नाम मैं आपको लिख रहा हूँ। ये पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में 2022 में पूछी गई पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है भाई? पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बताएं किसकी पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो, जे रूसो। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रूसो। और रूसो की ही एक पुस्तक है, वो भी बड़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है। अच्छा, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? आपसे पूछेगा सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था, तो भी आप क्या लगाओगे? तो भी रूसो ही लगाओगे। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? रूसो ने लिखी। ओके, तो ये दोनों प्रश्न आपके रूसो से बनते हैं। जबकि बात की जाए हाब्स की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। उस पुस्तक का नाम है लेवियाथन। क्या पुस्तक है भाई? बहुत बार परीक्षा में हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया, लेवियाथन पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है भैया? हाब्स महोदय हैं। कौन है? हाब्स महोदय, या हाब्स ने इस पुस्तक को लिखा। किसको? लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? हाब्स हैं। ये चीज़ें बिल्कुल आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ओके, समझ में आ रही चीज़ें? अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछता है, आपसे एक प्रश्न पूछता है कि लाफ ऑफ मोनार्की, बताएं। लाफ ऑफ मोनार्की ये पुस्तक किसने लिखी है? लाफ ऑफ मोनार्की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? इस पुस्तक को लिखा जेम्स प्रथम ने। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारी पुस्तकों के नाम जाने जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मतलब पूछे जा सकती हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहीं पर आपको दिया हुआ है, गार्नर ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कि किस सिद्धांत का समर्थन किया? ये भी बढ़िया प्रश्न है, 2022 में पूछा गया है। तो बताएं, गार्नर ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया भैया? तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया। और इसीलिए गार्नर महोदय की जो परिभाषा दी गई पॉलिटिकल साइंस की, वो सबसे बेस्ट भी मानी जाती, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और एक प्रकार से पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं और एक वास्तविक तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करने का नाम इनका आता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि कानून संप्रभु का आदेश है, या कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ऑस्टिन ने कथन कहा था कानून संप्रभु का आदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 2023 में प्रश्न पूछा गया है,
पॉलिटिकल साइंस के डीडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है ये, 2023 में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझाता है? तो किस पद्धति में समझाता भैया कानून को स्वतंत्रता का विरोधी? तो वो पद्धति कौन सी है? शास्त्रीय उदारवादी पद्धति। शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति जो है ये एक प्रकार से एक ऐसी पद्धति जिसमें कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कानून के विरोध का अधिकार शरीर के लिए औषधि है, प्रतिदिन का भोजन नहीं? ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। कानून के विरोध का अधिकार शरीर के लिए औषधि है, प्रतिदिन का भोजन नहीं है, यह कथन किसने कहा था? ऑस्टिन, बर्क, गांधी या कौटिल्य? ऐसा किसने कहा था भैया? तो ऐसा कहा था बर्क महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किसने कहा था कि कानून नियमों का समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है तथा न्याय व्यवस्था के प्रशासन में न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है? ऐसा किसने कहा था? कानून के परिभाषा को देते हुए ऐसा किस विद्वान ने कहा था कि कानून जो होता है वो नियमों का समूह होता है और जिसे राज्य मान्यता देता है उन नियमों के समूह को, और वह नियमों का समूह क्या करता है? न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। न्याय व्यवस्था को प्रशासन में क्या करता है? लागू करता है। ऐसा कहा था सालमंड महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे कानून का लक्षण नहीं है? तो देखिए, अस्पष्टता, जटिलता, निष्पक्षता और व्यवहारिकता। तो कानून में जटिलता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जटिलता ही एक प्रकार से इसका लक्षण नहीं है। बाकी स्पष्टता, निष्पक्षता और व्यवहारिकता ये कानून के लक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, ये अच्छे कानून का लक्षण जटिलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने कहा है कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं तथा उनको इसका अधिकार भी है? न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है, यह कथन किसने कहा था भैया? यह कथन जस्टिस होल्मस महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रशासनिक कानून किस देश में प्रचलित है? बताएं, प्रशासनिक कानून किस देश में प्रचलित है भैया? तो प्रशासनिक कानून जो है वो फ्रांस में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, किसने कहा था कि कानून कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। तो राज्य जो है कानून का शिशु और जनक दोनों है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन मैकाइबर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आधुनिक युग में कानून का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है भाई? वो जो है वो है व्यवस्थापिका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस विचारक के अनुसार व्यक्ति कानून का पालन भय से नहीं वरन औचित्य के कारण करता है? यह कथन किसका है? यह कथन है भैया हुगो क्रैब महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को जान रहे हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और बहुत सारे लोग प्रश्नों के उत्तर को बढ़िया तरीके से दे भी रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक है? बताएं, इस प्रश्न का क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक कौन है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक में सीले और फ्रीमैन दो व्यक्तियों का नाम आता है। सीले, फ्रीमैन भी एक प्रकार से इसके समर्थक हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के। जबकि प्रश्न में आपको अगर ये नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे सी है। जीएस मिल भी जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ही हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। यह विचार किसका है? तो यह विचार लास्की महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ओके, लास्की महोदय ने कथन कहा था। अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, ये इसको जरूर एकदम से याद कर लीजिएगा। प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में है। यह कथन किसका है भैया? यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन है रूसो का, जे रूसो का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कौन है भैया? तो इसके हैं लास्की महोदय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक पुस्तक है, मैं आपको बता दूं, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है भैया?
तो ऑन लिबर्टी पुस्तक है जे.एस. मिल की। ओके, और जे.एस. मिल का ही एक कथन है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मन और आत्मा पर संप्रभु है। यह कथन जे.एस. मिल का ही है और ऑन लिबर्टी पुस्तक जे.एस. मिल ने लिखी है। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न ये आता है। अच्छा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आप लगाएंगे 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, समानता अतिशासन की विरोधी है, यह भी एक कथन फेमस होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि समानता अतिशासन की विरोधी यह कथन किसने कहा था, तो ये कथन सीले महोदय ने कहा था। हालांकि यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न है क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक कौन है, तो स्वतंत्रता मतलब कि सकारात्मक जो स्वतंत्रता है इसके समर्थक विचारक कौन है भैया, इसके समर्थक विचारक हैं लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है किसका कथन है, प्रश्न क्या है, किसका कथन है कि स्वतंत्रता जो होती है ऐसे कार्य करने व उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने तथा उपभोग करने के योग्य हो। ऐसा किसने कहा था भैया, ऐसा कहने वाले विद्वान हैं ग्रीन महोदय, टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहाँ कानून नहीं तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ऐसे इसको कहा था लाक महोदय ने, जॉन लाक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा कि कानून सबसे घातक प्रकृति की संस्था है, तो कानून सबसे घातक प्रकृति की संस्था है, इसको कहा था गॉडविन महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए गॉडविन महोदय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, उन्हीं प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए, प्रश्न क्या है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, प्रश्न आ चुका है कि किस भारतीय विचारक ने कहा है कि समस्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। बताएं, तो किसने कहा कि समस्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार दंड की शक्ति, दंड मूल आधार जो है दंड शक्ति ही है। यह कथन किसका है, यह कथन था कौटिल्य महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। ये बड़ा फेमस प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कथन किसका है भैया कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। यह कथन किसका है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन महोदय का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, तो शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। ऐसा किसने कहा था भैया, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है आर्गेन्स्की। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौन कब क्या और कैसे प्राप्त करता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, कौन कब क्या और कैसे प्राप्त करता है। ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है लासबेल ने, हेरोल्ड लासबेल। ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, मतलब एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। शक्ति का विज्ञान, राजनीति विज्ञान को कौन मानता है भैया, तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कैटलिन मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये भी प्रश्न अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से। तो शक्ति बल का मतलब शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि वास्तविक प्रयोग। ये कथन जो कहा था ये किसका है भाई, ये कथन कहा था वाई सर्टेड महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है किसके अनुसार शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक विशेष स्थिति का नाम है। शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक विशेष स्थिति का नाम है। यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था रॉबर्ट ए डहेल महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया रॉबर्ट ए डहेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। यह कथन किसका है, शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। यह कथन किसने कहा था भैया, यह कथन कहा था मैकाइबर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोग जान पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है, आ जाते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हैं फिर उसको लेकर के। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का जो केंद्रीय विषय है वो केंद्रीय विषय क्या है भाई, तो केंद्रीय विषय जो है अध्ययन का वो है
शक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के शक्ति के 3 रूपों में से कौन शामिल नहीं है। तो मैक्स वेबर ने जो शक्ति के 3 रूप बताए थे उसमें कानूनी शक्ति, करिश्माई शक्ति और परंपरागत शक्ति 3 शक्तियाँ थी। दार्शनिक शक्ति की बात उन्होंने नहीं करी और यही शामिल नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही है जो शामिल नहीं, दार्शनिक शक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग एक बार शेयर करेंगे वीडियो को और लाइक भी करेंगे, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलें सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, चूँकि मेहनत लगती है और आप लोगों के ही डिमांड पर ये वीडियो आई है। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि सर जी वीडियो दीजिए, हमारा पेपर लगा हुआ है, तभी मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलें अगला समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा भैया, बताएं किसने करा है? बिल्कुल आमंड महोदय ने किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न अच्छा है, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? लुसियन पाई और सिडनी बर्बा की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक विचार के रूप में राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एक विचार के रूप में, प्रश्न क्या है, एक विचार के रूप में राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किसने किया भैया? आमंड और पावेल ने किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न मॉडर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट, बड़ी फेमस पुस्तक है, एग्जाम में आई हुई पुस्तक है ये, मतलब पेपर प्रश्न में पूछा गया है ये एग्जाम में। तो कौन सी पुस्तक है? मॉडर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो मॉडर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं ए.आर. बाल। ए.आर. बाल महोदय की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आमंड तथा पावेल द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के 3 रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आमंड और पावेल महोदय ने जो राजनीतिक संस्कृति के 3 रूप प्रस्तुत करे थे, उन 3 रूपों में जो शामिल नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, ये तीनों शामिल हैं, जबकि नैतिक अभिमुखीकरण ये आमंड और पावेल द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के रूप में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, नैतिक अभिमुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, वाइसमैन के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के 3 विशुद्ध रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका 3 जो विशुद्ध रूप हैं उनमें कौन शामिल नहीं है भैया? तो उनमें कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, सामाजिक वाला नहीं शामिल है, बाकी संकुचित, सहभागी और प्रजाभावी, ये तीनों संकलित है। वाइसमैन द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के 3 विशुद्ध रूप है, संकुचित, सहभागी और प्रजाभावी। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है, किसने कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था का आधार राजनीतिक संस्कृति में होता है? ऐसा किसने कहा था भाई? राजनीतिक व्यवस्था का आधार राजनीतिक संस्कृति में होता है, ऐसा कहने वाले विद्वान हैं एरिक रोवे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार शेयर जरूर करेंगे सभी लोग वीडियो को। ओके, और लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं परीक्षा के अंतिम समय तक, और इससे पहले ऑलरेडी मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आप लोगों के लिए लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे और आप लोग कह रहे थे कुछ सर जी कुछ ही दे दीजिए, ना दे दीजिए। तो मैंने सोचा कि आपको विस्तार से ही पूरा एक बार रिवीजन ही करवा दे, पूरा का पूरा एकदम से समाप्त कर दें आपका सिलेबस एक ही वीडियो के माध्यम से, ताकि आप जो है रिवीजन क्लास दे करके परीक्षा देने जाएँ और अच्छी परीक्षा दे करके आएँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है, यह कथन किसका है? बातचीत ना करें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, पढ़ाई पर ध्यान दे दो भैया, बातचीत मत करो। इतना अगर मैं मेहनत करता हूं तो आप लोगों का भी कर्म ये है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ लें, सभी लोग जुड़ करके पढ़ लें, चूँकि आपकी परीक्षा लगी हुई है। देखिए, प्रश्न क्या है, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है, यह कथन किसका है भैया? यह कथन बड़ा फेमस है और इस कथन को कहा था हीगल महोदय ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ऐसा किसने कहा भैया? तो ऐसा कहा था मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह विचार किसका था? तो इच्छा, समान इच्छा के सिद्धांत की बात कौन करता है भैया? तो वो रूसो करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ऐसा किसने कहा था भैया? ऐसा कहने वाले विद्वान कौन हैं?
थॉमस हिल ग्रीन। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो एक पुस्तक का नाम आप लोगों को शायद ध्यान हो, ठीक है। एक पुस्तक की बात अगर करें हम तो पुस्तक का नाम है फिलोसॉफी ऑफ राइट्स। उस पुस्तक को किसने लिखा था? तो हीगल महोदय ने लिखा था। ये बात ध्यान, किसने लिखा था? हीगल महोदय ने लिखा था। ओके, ये बात ध्यान रखिए, किसने लिखा था भैया? हीगल महोदय ने लिखा था। ओके, अच्छा, उग्र आदर्शवाद का सबसे प्रमुख समर्थक विचारक कौन है? तो हीगल ही है। ओके, बात ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड का एक विचारक था जो है ग्रीन महोदय, जो है इंग्लैंड के ही हैं और इसने आदर्शवाद का उदारवादी रूप प्रस्तुत किया। उग्र आदर्शवाद की बात हीगल करता है, लेकिन जो है उदारवादी आदर्शवाद की बात थॉमस ग्रीन मतलब थॉमस हिल ग्रीन करता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, रन राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये कथन ग्रीन का है। ये बात ध्यान है, किसका है भाई कथन? वो ये कथन ग्रीन का है। ओके, किसका कथन है भैया? वो कथन ग्रीन का है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हीगल के राज्य का लक्षण नहीं है। देखिए बताएं, हीगल के राज्य का लक्षण क्या नहीं है? इनमें से तीनों में से, चारों में से, मतलब तीनों में से चारों में से बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ठीक है। राज्य का सावयव रूप है, राज्य सर्वशक्तिमान है, ये तीनों ठीक है। राज्य साधन है ना कि साध्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही नहीं सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ओके, यही लक्षण नहीं राज्य का हीगल के अनुसार। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है, हीगल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हीगल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हीगल के बारे में देखिए, वह राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, बिल्कुल मानता है। वह द्वंद्वात्मक पद्धति का समर्थक भी है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। वह आदर्शवाद का समर्थक भी है, ठीक है। उसके अनुसार राज्य साधन और व्यक्तित्व साध, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी। ओके, डी ऑप्शन जो होगा ये एक प्रकार से ये कथन हीगल के बारे में असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी विचारधारा राज्य को एक साधन नहीं मानती है? तो राज्य को साधन कौन सी विचारधारा नहीं मानती भैया? प्रश्न क्या है? कौन सी विचारधारा राज्य को एक साधन नहीं मानती है? तो वो आदर्शवाद राज्य को एक साधन नहीं मानती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारक इनमें से कौन सा नहीं भैया? तो इनमें से देखिए, कांट, हीगल और बोसांके, ये तीनों आदर्शवादी विचारक हैं, जबकि बर्क जो है आदर्शवादी नहीं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस विचारक ने उदारवाद और आदर्शवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया? तो किस विचारक ने ऐसा किया भैया? तो उस विचारक का क्या नाम है? टी.एच. ग्रीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस विचारक को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है? तो किस विचारक को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा आता है। तो आदर्शवादियों का जनक किस विचारक को मानते हैं भैया? तो प्लेटो को माना जाता है आदर्शवादियों का जनक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारक इनमें से कौन सा नहीं भाई? देखें तो देखिए, बेंथम जो है ये आदर्शवादी विचारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ग्रीन, कांट और हीगल ये तीनों हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ओके, चले शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस आपको मिलती रहें। लगातार मैं जियोग्राफी और अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस आपको देता रहूँगा। सोशियोलॉजी की ऑलरेडी मैंने दे दी है, तो आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा विचारक है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भैया आपसे? आपसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि ऐसा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा विचारक है? एक मिनट, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा विचारक है जिसने डार्विनवाद के विकासात्मक मतलब विकासवाद के जीव शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है? तो ऐसे विद्वान का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है। यह कथन किस विचारधारा का है? तो वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है। यह कथन किस विचारधारा का भैया? तो यह कथन है आपका व्यक्तिवादी विचारधारा का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जे.एस. मिल की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया गया है। बताएं फटाफट से, उस कृति का कौन सा नाम है? वो पुस्तक कौन सी है? उस पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी।
हाँ, लिबर्टी पुस्तक मैंने बताई थी कि इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने कहा था कि अपने ऊपर, अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? यह कथन किसका है? यह कथन, ये प्रश्न जरूर पूछा गया एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस कथन को कहा था जे.एस. मिल ने कि अपने ऊपर, अपने स्वयं के शरीर और मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है, जे.एस. मिल ने कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, जे.एस. मिल की खोखली स्वतंत्रता, मतलब जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा? बताएं। तो जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा भैया? किसने कहा था? तो बारकर महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, लासा फियर नीति किस विचारधारा से रिलेटेड है? तो लासा फियर जो नीति है वो किस विचारधारा से रिलेटेड है भैया? वो व्यक्तिवाद से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन व्यक्तिवादी विचारक नहीं है? देखिए, व्यक्तिवादी विचारकों की अगर बात की जाए तो व्यक्तिवादी विचारकों में मिल, फ्रीमैन, स्पेंसर, इन सभी का नाम आता है। जबकि ग्रीन जो है, टी.एच. ग्रीन, हीगल, ये सब, कांट, ये सब आदर्शवाद के विद्वान हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये लगा देंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है एरोपेजिटिका, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? जॉन मिल्टन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है, पारंपरिक हित रक्षा एवं कल्याण है? बताएं, किसने कहा कि राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है, पारंपरिक हित रक्षा और कल्याण है? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले विद्वान है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? ये प्रश्न लगातार परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो देखें, ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवाद ऐसा मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका हो गया कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवाद स्वीकार करता है। आवश्यक बुराई है, राज्य आवश्यक है लेकिन एक बुराई भी है, ऐसा मानता है व्यक्तिवाद। लेकिन राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ऐसा कौन कहता है? कौन सी विचारधारा? तो राज्य एक अनावश्यक, जब अनावश्यक बुराई की बात करेगा तो अराजकतावाद आप लगाएंगे, लेकिन आवश्यक बुराई की बात करेगा तो आप व्यक्तिवाद लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाद कब लगाएंगे? जब एक बताएगा कि भाई एक आवश्यक बुराई है राज्य। ये दोनों प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोग इसको गलत कर देते हैं, और इसीलिए इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पर रखना बहुत आवश्यक हो गया था मेरे लिए। तो देखिए, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अराजकतावाद की बात यहाँ पर हो रही है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यहाँ पर व्यक्तिवाद की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? अराजकतावाद। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस विचारक के अनुसार, प्रश्न क्या है, किस विचारक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है? तो किस विचारक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की संपत्ति की है, मतलब कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति जो है वो चोरी है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा प्रौधा महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किस विचारधारा ने प्रत्येक प्रकार की सत्ता का विरोध किया है? तो किस प्रकार की विचारधारा ने प्रत्येक प्रकार की सत्ता का विरोध किया भैया? अराजकतावाद ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस विचारक ने कहा कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ? ऐसा किसने कहा? किस विचारक ने कहा कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ? अराजकतावाद का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई राजा ना हो, कोई सरकार ना हो, अराजक। ठीक है, आ माने होता नहीं, राजकता मतलब कि राजा का शासन ना हो, मतलब कोई सरकार वगैरह ना हो, अराजकता हो, व्यक्ति स्वतंत्र हो। तो किस विचारक ने कहा कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ? तो ऐसा कहा था प्रौधा महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रीक स्टोइक विचारक ने अराजकतावाद को प्रभावित किया? तो किसने किया था भैया? किस ग्रीक स्टोइक विचारक ने अराजकतावाद को प्रभावित किया? तो जेनो महोदय ने प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपके भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18वीं शताब्दी में अराजकतावादी विचारधारा की व्यवस्थित शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है भैया व्यवस्थित शुरुआत करने का श्रेय अराजकतावादी विचारधारा को 18वीं शताब्दी में?
तो ऐसा करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है विलियम गॉडविन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि स्वतंत्र होने के लिए ही हम बंधन में रहते हैं? स्वतंत्र होने के लिए ही हम बंधन में रहते हैं, ऐसा कहने वाले विद्वान है सिसरो। और ये कथन जो है इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में 2022 में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है लियो टॉलस्टॉय का संबंध किस विचारधारा से है? लियो टॉलस्टॉय का संबंध किस विचारधारा से भैया? तो लियो टॉलस्टॉय का संबंध जो है वो अराजकतावाद से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है? तो कौन से विचारक है भैया दार्शनिक अराजकतावादी? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी अराजकतावाद की बात करते हैं और फिलोसॉफर के तौर पर कहते हैं, दार्शनिक अराजकतावाद की बात करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, वो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ पुलिस विहीन हो, राज सरकार ना हो, पुलिस ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विचारक ने कहा कि राज्य, संपत्ति और धर्म ये तीनों संस्थाएं मनुष्य के आदिमऊ विकास के चिन्ह हैं और आधुनिक समाज में इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था बाकुनिन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी भैया? तो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है एकता की भावना। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भावना ये होती है एकता की। विशेषता की बात करें, तत्व की बात करता तो संप्रभुता होता, लेकिन राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें इसलिए यहाँ पर एकता की भावना की बात होती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण सबसे जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, ये पुस्तक का नाम है। नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? इस पुस्तक को लिखा है रैमजे म्योर ने। ये पुस्तक 2022 में पूछी गई थी प्रश्न। ठीक है, और एक पुस्तक और पूछा है, एक पुस्तक का नाम, एक पुस्तक है नेशनलिटी एंड गवर्नमेंट, तो उस पुस्तक को लिखा था अल्फ्रेड जिम्मर्न ने। ठीक है, तो वो पुस्तक भी पूछी गई थी, कौन सी? नेशनलिटी एंड गवर्नमेंट। अल्फ्रेड जिम्मर्न एक प्रकार से इस पुस्तक के लेखक हैं। ओके, बात ध्यान रखिएगा। आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी मैकियावेली। ठीक है, आधुनिक युग का शिशु मैकियावेली। ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। आधुनिक युग का शिशु कौन है? मैकियावेली। आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी विचारक मैकियावेली। ओके, लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करने वाला विद्वान तो बिस्मार्क है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है? मैंने शुरुआत में अभी आपको बता दिया कि भाई किसको कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौह तथा रक्त की नीति का संबंध किससे है? मैंने आपको बता दिया था भाई ऑलरेडी बिस्मार्क से। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? किसने कहा था कि राष्ट्रीयता के लिए एक राजनीतिक प्रश्न बिल्कुल नहीं है, आवश्यक रूप से यह एक आध्यात्मिक प्रश्न है? राष्ट्रीयता मेरे लिए, ऐसा किसने कहा था कि राष्ट्रीयता मेरे लिए एक राजनीतिक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है, आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक प्रश्न है? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जिम्मर्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और उनकी पुस्तक का नाम है नेशनलिटी एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसका मानना था कि सामान्य सांस्कृतिक परंपराएं तथा इतिहास राष्ट्रीयता के एकमात्र आवश्यक तथा अपरिहार्य तत्व हैं? ऐसा किसका मानना है बताएं? तो ऐसा मानना था किसका? जे.एस. मिल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रजातीय राष्ट्रवाद का लक्षण नहीं है? प्रजातीय राष्ट्रवाद का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं भैया? देखिए, जातीय संघर्ष की भावना इनमें नहीं पाई जाती है। सभी छोटे बड़े प्रजातीय समूहों में एकता होती है, जातीय पहचान का आधार होता है और जातीय आधार पर स्वतंत्रता की मांग करते हैं। ये प्रजातीय राष्ट्रवाद का लक्षण है, जबकि जातीय संघर्ष की भावना ये प्रजातीय राष्ट्रवाद का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रवाद को एक समूची जाति का संगठित स्वार्थ की भावना संज्ञा दी? मतलब कहा कि भाई एक समूची जाति का संगठित स्वार्थ है राष्ट्रवाद, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी बने हुए अंतर्राष्ट्रीयवादी होना असंभव है?
अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव हो सकता है जब राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाए। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। क्या कहा था? कि मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी बने हुए अंतर्राष्ट्रवादी होना असंभव है, और अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव है या तभी संभव हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाए। तो ये महात्मा गांधी का कथन था, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो को, ओके, जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। तो चलें, और आपको बता दूं कि मेंबरशिप वाला जो ऑप्शन है वो भी ऑन हो चुका है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको अलग फैसिलिटी मिलती है, कमेंट वगैरह आपका थोड़ा सा हाईलाइट होकर के आता है और कई प्रकार की चीज़ें आपको मिलती हैं, और आप और हम एक प्रकार से परमानेंटली जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। ज्वाइन वाला बटन जो है आज मैंने ओपन करा है, तो आप लोग देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी भैया? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? इनमें से कार्यालयीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अध्यक्षात्मक सरकार किस शासन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? शक्तियों के संबंध पर, शक्तियों के पृथक्करण पर, या केंद्रीकरण पर? तो अध्यक्षात्मक सरकार जो होती है वो काम करती है शक्तियों के पृथक्करण पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस देश में संसदात्मक प्रणाली नहीं है? बताएं भाई, कहाँ पर संसदात्मक प्रणाली नहीं है इनमें से? देखिए, भारत में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, लेकिन संसदात्मक प्रणाली जो है वो कहाँ पर नहीं है? सॉरी, कनाडा में है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा में है संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, जबकि अमेरिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरे का कि इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस देश को अध्यक्षात्मक प्रणाली का आदर्श उदाहरण माना जाता है? तो किसको माना जाता है भैया? अच्छा, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा फ्रांस में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड और कनाडा भारत के अलावा संसदात्मक शासन प्रणाली के 2 देश और हैं। ओके, बात ध्यान रखिएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले अगर देशों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका का नाम आता है और सबसे महत्वपूर्ण नाम अमेरिका का आता है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस देश में संसदात्मक किस देश को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण माना जाता है? तो माना जाता है किसको भाई? अमेरिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका के अलावा दक्षिण अफ्रीका को। बात की जाए भारत और कनाडा की, तो भारत और कनाडा की अगर बात की जाए तो भारत और कनाडा जो है और इंग्लैंड, ये तीनों जो हैं संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न है, किस देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण है? तो आपको मिलेगा फ्रांस में ऐसा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका में, देखिए, नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका में अंतर किस शासन प्रणाली की विशेषता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको मिलेगा संसदात्मक प्रणाली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसदात्मक प्रणाली का दोष नहीं है? अयोग्य व्यक्तियों का शासन, कार्यपालिका की अस्थिरता, दलों की निष्क्रियता, या दलीय तानाशाही का भय? तो इनमें से कौन सा क्या नहीं है? संसदात्मक प्रणाली का दोष नहीं है। तो इनमें से कौन सा दोष नहीं भैया? दलों की निष्क्रियता एक दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बाकी सब दोष हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सरकार के कार्यकाल की निश्चितता किस शासन प्रणाली की विशेषता है? तो सरकार के कार्यकाल की निश्चितता जो होती है वो एक प्रकार से अध्यक्षात्मक प्रणाली की एक प्रकार से विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का गुण नहीं है? बताएं, तो कौन सा एक गुण नहीं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा एक गुण नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया, चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की सक्रियता, यही गुण नहीं है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। बाकी अस्थायी सरकार, कुशल व्यक्तियों का शासन और बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त, ये सब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है किसको भाई? संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक देश ब्रिटेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन से ही आपको बता दूं भारत में आई है व्यवस्था। ठीक है,
क्योंकि ब्रिटेन के लोग ही भारत पर शासन कर रहे थे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से आप देखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताएं। संविधान के अनुसार चलने वाला शासन, या सीमित शासन, या लिखित संविधान का अस्तित्व, या जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार? तो संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है इनमें से वो है सीमित शासन की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन संपूर्ण निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जा सके, या विधि निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा किया जा सके, या 2/3 बहुमत के द्वारा किया जा सके, या विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से कठिन प्रक्रिया के द्वारा किया जा सके। तो कठोर संविधान वह है जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से कठिन प्रक्रिया के द्वारा किया जा सके। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, किसका कथन है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती? संविधान के अभाव में एक राज्य ना होकर के एक प्रकार की अराजकता होगी, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं वो है जेलिनेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 2022 में आया हुआ प्रश्न है, रट लीजिएगा एकदम से। प्रश्न अब की बार भी पूछा सकता है और बीए में एक प्रकार से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है, किस देश का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण किस देश का संविधान है भैया? तो वो है इंग्लैंड का संविधान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किसके अनुसार लिखित व अलिखित संविधानों का भेद मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं? यह कथन किसने कहा था कि लिखित और अलिखित संविधानों का जो भेद मात्रा वो जब जो भेद है वो मात्रा का भेद है, प्रकार का भेद नहीं है, ऐसा कहने वाले विद्वान है गार्नर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है किसने? गार्नर महोदय ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान और संविधानवाद, ये भी एक पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? संविधान और संविधानवाद। इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं वो है विलियम एंड्रयूज। ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और परीक्षा में पूछी गई है एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, संविधानवाद के बारे में किसने कहा कि यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है। शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है, ऐसा किसने कहा था संविधानवाद के बारे में कि यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है? ऐसा कहा था किसने? जे.ए. राउसेक महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद की विशेषता है? संविधानवाद की विशेषता कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया है, यह एक संस्कृति संबंध धारणा है, बिल्कुल संविधानवाद ऐसे ही है। साध्यमूलक धारणा, ये भी ठीक है। यह एक गत्यात्मक धारणा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें डायनामिक यानी गति होती, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सारी की सारी विशेषताएं संविधानवाद की ही हैं। अगला प्रश्न, पिनाक और स्मिथ ने संविधानवाद के कितने आवश्यक तत्व बताए भैया? तो 4 आवश्यक तत्व बताए हैं पिनाक और स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 4। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए शेयर कर दीजिएगा और लाइक वगैरह और अवश्य कर दीजिएगा। और आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी फ़ोन से शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं लगातार मेहनत करता हूं। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई शुक्ला स्टडी पॉइंट आगे बढ़े तो आप मेहनत कर सकते थोड़ा सा, और आप थोड़ा सा चैनल की प्रगति करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या आपका आ चुका है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भी, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, बताएं। उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, प्रश्न पूछा गया आपसे। उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ये लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, और खास करके उदारवादी लोकतंत्र का। बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात उदारवादी लोकतंत्र करता है, जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात नहीं करता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण नहीं हैं, बताएं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जनमत संग्रह, आरंभिक और वापस बुलाना, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं, जबकि संसद सदस्यों का निर्वाचन ये
प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से किस भाषा से हुई है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से किस भाषा में हुई भैया, तो ये मूल रूप से हुई है ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीक भाषा में। अच्छा, एक पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक जो है इसके लेखक हैं कौन भाई, लॉर्ड ब्राइस हैं। ओके, ये सब प्रश्न आपसे पूछा आता है। लोकतंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है, किसने कहा, लुडोविसी ने कहा था। और लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, ऐसा किसने कहा, टेरी रैंड महोदय ने कहा, टेरी रैंड। ओके, ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न आपसे पूछता रहता है परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, ऐसा किसने कहा था। ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जॉर्ज सीले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने अभी भी आपको बताया मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक हैं लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया प्रश्न है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भी, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसके अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है, विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं। बताएं ये किसकी मान्यता है लोकतंत्र के संदर्भ में। लोकतंत्र के संदर्भ में ये मान्यता जो है वो हेरिंगटन की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेरिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने कहा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, किसने कहा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है। ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है बर्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, किसने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। तो किसने कहा ऐसा भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि नागरिकता की शिक्षा प्राप्त करने वाला स्कूल लोकतंत्र को, किसने कहा, तो ऐसा कहा था बारकर महोदय ने। किसने कहा था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा किसने कहा था, गैटिल महोदय ने कहा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, लोकतंत्र के बारे में किसने कहा कि यह किसी भी अन्य शासन की उपेक्षा उच्च व श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा जे.एस. मिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, स्टार बना दे रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्या है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, जे.एस. मिल किसका समर्थन नहीं करता है। तो जे.एस. मिल किसका समर्थन नहीं करता भैया, जे.एस. मिल जो है वो खुला मतदान का समर्थन नहीं करता है। बाकी बहुल मतदान, गुप्त मतदान, इन सभी का समर्थन करता है, लेकिन खुला मतदान का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं। बताएं कार्यात्मक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन है, गांधीवादी विचारधारा के लोग, या साम्यवादी, या समाजवादी, श्रमिक संघवादी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल श्रमिक संघवादी लोग जो हैं वो कार्यात्मक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार, ये एक ग्रंथ है या पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार, बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है, जे.एस. मिल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. मिल ने पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक विचारक कौन हैं। तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक विचारक कौन है भाई, उसके विचारक हैं जी.डी.एच. कोल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मतों को गिना नहीं जाना चाहिए अपितु तोला जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताएं तो किसके अनुसार मतों को गिना नहीं जाना चाहिए अपितु तोला जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा था, जे.एस. मिल ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक विचारक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक विचारक कौन है भैया, तो इसके प्रबल समर्थक हैं जे.एस. मिल ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वपूर्ण अथवा भारित मतदान का समर्थक कौन है।
गुरुत्वापूर्ण और भारित मतदान के समर्थक भी JS मिल ही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन सबसे पहले किस विद्वान ने किया। तो सबसे पहले किस विद्वान ने किया भैया, अगर आपसे पूछे तो आप लगाएंगे थॉमस हेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि नागरिकता का महत्व डॉक्टर, वकील और व्यापारी अथवा लोहार से कहीं अधिक है। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहने वाले विद्वान है मैरियट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए निम्न में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है। इनमें से तो कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं भैया, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त नहीं, जबकि एकत्रित मतदान योजना या सीमित मत प्रणाली या सूची प्रणाली, ये सब अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व देने के लिए ये सब प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है, जबकि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लास्ट स्लाइड आपके जो है सामने प्रत्यक्ष आ रही है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग लगभग 170 से अधिक प्रश्नों को आप लोगों ने जान लिया इसमें वीडियो के माध्यम से, और बाकी जो है बीच बीच में मैंने कई सारे प्रश्नों को बताया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो होता है राज्य से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस स्लाइड में लगभग और लगभग सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो होता है राज्य से होता है, ऐसा किसने कहा भैया, ऐसा कहा था गार्नर महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राजनीति विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जनक जो माना जाता है वो अरिस्टोटल को माना जाता है, अरस्तु को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का या राजनीति का अर्थ है किसको क्या कब और कैसे प्राप्त होता है। यह कथन किसका है। तो राजनीति का अर्थ है किसको क्या कब और कैसे प्राप्त होता है, यह कथन किसका है भैया, यह कथन है जो है लासबेल का, हेरल्ड लासबेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान का क्या क्षेत्र है भैया, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, शक्ति संबंधों का अध्ययन है, राज्य के आदर्श स्वरूप का अध्ययन है, या सरकार का अध्ययन है। तो शुरुआत में राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन माना गया, फिर सरकार का अध्ययन माना गया, फिर सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन माना गया, फिर उसके बाद में अलग नए विद्वान जो है गार्नर वगैरह वो राजनीति विज्ञान को शक्ति संबंधों का अध्ययन मानते हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर देखें तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो शक्ति संबंधों के अध्ययन का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस प्रश्न को एकदम से ध्यान रखिएगा, शक्ति संबंधों का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो कौन सा विद्वान ऐसे मानते हैं जो कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं पॉलिटिकल साइंस को, कि भाई राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन करता है। ऐसा कौन से विद्वान स्वीकार करते हैं, तो पॉल जैनेट ऐसा स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, बताएं। तो किस राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, ऐसा कौन मानते हैं, तो ऐसा मानते हैं लीकाक। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान नहीं माना है। तो किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान नहीं माना भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मैटलैंड महोदय जो हैं वो नहीं मानते हैं राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान, बाकी जेलिनेक, फाइनर और ब्राइस ये तीनों मानते हैं कि भाई राजनीति विज्ञान जो है एक साइंस है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, किस विचारक ने या किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक शब्दों का या व्यापक संबंधों का अध्ययन, किसके जो नियंत्रक और नियंत्रित मतलब राजनीति विज्ञान जो है नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कैटलिन महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न क्या है, किसने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन माना है। किसने माना भैया, किसने माना, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डेविड ईस्टन महोदय ने माना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है वो प्रश्न क्या है, प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है
पर यह अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है? यह कथन है भैया अरस्तू का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, ये प्रश्न अब की बार भी आ सकता है। अरस्तू महोदय ने कथन कहा था कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, पर यह अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह जो है कथन जो है किसने कहा था? अरिस्टोटल महोदय ने कहा था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। इससे पहले सोशियोलॉजी के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये भी, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। और हर एक सब्जेक्ट की वीडियो जो है सेकंड सेमेस्टर की, ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर और लिखित टाइप का मॉडल पेपर दोनों। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर जो है वो BA करेकर यूट्यूब चैनल, हमारा दूसरा चैनल है, कौन सा भैया? BA करेकर, ठीक है। मैं 1 मिनट आपको बता दूं लिख करके यहाँ पर सफ़ेद वाले में, देखिए हमारा दूसरा चैनल है BA करेकर यूट्यूब चैनल, कौन सा? BA करेकर, ठीक है। तो आप BA करेकर यूट्यूब चैनल को सर्च करिएगा, या फिर नीचे हमारे शुक्ला स्टडी पॉइंट के होम पेज पर जब आप नीचे जाएंगे, होम पेज से ही नीचे उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे आपको चैनल आपको मिलेगा BA करेकर नाम से। तो उस चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट में BA करेकर पर BA सेकंड सेमेस्टर की लगभग सभी सब्जेक्ट की वीडियो बना दी गई है। उसमें प्लेलिस्ट में तमाम सारी वीडियोज़ ऑब्जेक्टिव की आपको मिल जाएंगी, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की, हर एक सब्जेक्ट की। तो आपके जो भी पेपर आपके लगे हो, चाहे जियोग्राफी का लगा है या अन्य होम साइंस का लगा है या किसी भी सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो आप आसानी से देख लीजिएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। क्या सर्च करेंगे? आप सर्च करेंगे जो है जियोग्राफी मॉडल पेपर 2023 या 2022, कुछ भी लिखेंगे, जियोग्राफी मॉडल पेपर BA सेकंड सेमेस्टर शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप लास्ट में शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख देंगे या लास्ट में आप शुक्ला सर ही लिख देंगे तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। जो आप देख ली 2022 वाले मॉडल पेपर और 2022 में जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे उनको आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उससे आपका काम हो जाना है, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और आपको बता दूं सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी, सोशियोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, सभी की वीडियोज़ आपको सेकंड सेमेस्टर की मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो आप आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। लगभग आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से जाना। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है, इसी वीडियो से सब आएगा। तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।